गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का फिर एक बार द प्राइम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल स्वर तक पढ़ा था, आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग जो है इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत आसान है। थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान दे देंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तरह तरह के, जो लोग बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है और प्रेम भाव में आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एक आइकन बेल आएगा, जिसको आप दबा दीजिएगा, जिससे हमारा जो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास सूचना और इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, जिससे आपको आसानी रहेगा। ठीक है ना? तो जरूर एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम लोग आज पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। ठीक है ना? व्यंजन के बारे में जैसे जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अब व्यंजन कहते किसे हैं। ठीक है ना? व्यंजन कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा हमको समझना बहुत जरूरी है। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ड स्वरों की सहायता से, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाता है। ठीक है ना? आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाता है। और व्यंजन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्वर इसमें होता है, पहले इसको समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं हर व्यंजन में कहीं न कहीं अ जो है कि छिपा होता है। जैसे क प्लस अ बराबर पूरा क होता है, और ये जो क होता है ये हलंत इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हलंत बोलते हैं। ये जो है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरा है। ठीक है ना? तो इसमें जब क में अ मिलता है तब जाके पूरा क होता है। चाहे ख भी है, ख है, हलंत है, इसकी प्लस अ है, तब जाके क्या होता है? पूरा ख होता है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि जो वर्ड है और वर्ड में क्या मिल रहा है? स्वर जब मिल रहा है तब जाके वो व्यंजन बन रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्यंजन क्या है। अब हम आगे बात करेंगे कि इस व्यंजन के उच्चारण में जो है कि मुख में अनेक प्रकार की बाधाएं होती है। जैसे मैं कहा था कि स्वर जो है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है, इसमें बाधाएं आती हैं। और बाधाएं मतलब हवा अवरुद्ध होता है, वो चाहे कंठ से हो, चाहे तालु से हो, चाहे मूर्धन्य से हो, चाहे दंड से हो, चाहे ओठ से हो। मुख के किसी भी भाग से वो जो अवरुद्ध होता है, स्वतंत्र रूप से हम लोग उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो पहले समझना है कि अब व्यंजन को उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता होती है? स्वर की आवश्यकता होती है। और हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजन की जो संख्या है वो है 33। कितने हैं? 33 है। और व्यंजन को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? व्यंजन को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा का होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये जो है इनको हमको समझना बहुत जरूरी है। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है 25 होती है, और अंतस्थ व्यंजन जो के 4 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। आप जोड़ सकते हैं 25, 4, 29, 4, 33। यही जो हमारे टोटल जो है कि मूल व्यंजन होते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है ना? स्पर्श, हाँ दोस्तों, जैसे हम लोगों ने बताया था कि स्पर्श व्यंजन के बारे में, तो स्पर्श जो है कि कितने होते हैं? 25 होते हैं, जो आपके सामने है। इसमें कई प्रकार की चीजें हैं जिसको समझना बहुत आपको जरूरी है। जब तक इसको रटने से नहीं होगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, और एक मैं थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान दे देंगे तो बिल्कुल मुझे विश्वास से समझ में आ जाएगा, और फिर कभी आपको व्यंजन की बांटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे देखते हैं, पहले इसको जो क है इसको हम लोग बोलते हैं क वर्ग बोलेंगे, और इसका उच्चारण होता है कंठ से। ये ध्यान दीजिएगा,
ये जो है क ख ग घ ङ, इसका जो उच्चारण होता है कहां से होता है? मुख के किस भाग से होता है? कंठ से होता है। और इसको हम बोलते हैं क वर्ग। पूछता है एक क वर्ग में कितने भी व्यंजन होते हैं, तो आप सीधे जवाब देंगे 5 होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 है, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं च वर्ग। क्या बोलते हैं? च वर्ग। और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है तालु से होता है। कहां से होता है? तालु से होता है। इसको बोलते हैं ट वर्ग। इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है मूर्धा। इसको बोलते हैं त वर्ग। इसका जो होता है दंत से होता है। और इसको बोलते हैं प वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। आप लोग समझ गए होंगे। कभी आप ट्राई करके देखिए, जो क वर्ग के वर्ड है, इसकी जो आवाज, हमारी ध्वनि जो हवा टकराती है कंठ से, क ख ग घ अंगा, उसी प्रकार से च वर्ग का जो होता है तालु से, जो हमारी जीभ है तालु में जाकर टकराती है, च छ ज झ इया। इसका ट मतलब हो गया, ट वर्ग का मतलब हो गया मूर्धा, जैसे ट ठ ड ढ ढ़। इसका मतलब होता है जो तालु के अगला भाग होता है और दंत के बीच का भाग होता है, जैसे उसी को नाम देते हैं मूर्धा, ठीक है ना। और ये त वर्ग जो होता है दंत होता है, यानी जीभ इसमें जाके दांत से टकराती है। कहां से? दांत से, जैसे त थ द ध न। अब इसके बाद आ गया प वर्ग। प वर्ग में जो हमारा जो आवाज निकलता है ओष्ठ से निकलता है, जैसे प फ ब भ म। आप भी बोल के ट्राई कर सकते हैं, कोई जो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप उच्चारण करिए। कोई ऐसा बच्चा है भाई, मैं तो आज तक नहीं कर पाया, अगर आप लोगों में से कोई हो तो बता दो कि बिना ओष्ठ सटे इसका उच्चारण कर ले। बिना ओष्ठ सटे, जैसे प, आप बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। प्रयास करके आप लोग देख लीजिएगा। प फ ब भ म, सब में ओष्ठ सटना जरूरी है, और बिना उसके ओट्स के स्पर्श हुए आप इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। इसलिए जो लोगों ने इस सिस्टमेटिक ढंग को बनाया होगा, कितने दिमाग रखे होंगे पहले कि इसका उच्चारण क ख ग घ अंगा, ये भाई कंठ से, सबे पांचों कंठ से आवाज आ रही है। इसका जो एक पांचों तालु से आवाज आ रही है, इसका मूर्धा से आ रहा है, इसका जो एक दंत से आ रहा है, इसका जो ओठ से आ रहा है। तो बहुत ही बेसिकली इस चीज को समझना जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक समझा देता हूं, भूलिएगा मत। इसका आप लिख लीजिएगा कतामू दंतो। अब समझिएगा, क से कंठ, त से तालु, म से मूर्धा, इसमें देखिए दंतों में ओ भी जुड़ा है, ठीक है ना। तो दंतों में ओ भी जुड़ा है, त में तो दंत मतलब हो गया, अगर इसको हटा दिया जाए ओ तो दंत हो गया, मतलब इसका उच्चारण हो गया दंत से, और ओ का मतलब हो गया ओठ से। समझ गए होंगे। क से कंठ, त से तालु, म से मूर्धा, और दंत हो गया, और दंतों में ओ जोड़ दिए तो यानी ओ का मतलब हो गया ओष्ठ। यानी इसको कतामू दंतों कर लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा कि ये कैसे हमको याद कराया, क्रमबद्ध होना चाहिए। अब दूसरी चीज इसमें एक चीज है, समझ लीजिएगा आप लोग कि इसमें एक होता है अल्प प्राण और एक महाप्राण, एक सघोष और अघोष होता है, जो बेसिकली हमको समझना है, ठीक है ना। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग जो होता है वो क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? होता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या होता है? अघोष होता है। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो क्या होता है? सघोष होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे क वर्ग में क ख अघोष है, च वर्ग में च छ अघोष है, ट वर्ग में ट ठ अघोष है, त वर्ग में त थ अघोष है, प वर्ग में प फ अघोष है। बाकी देखिए इसमें जो है क वर्ग में ये जो है कि 3 जो होते हैं क्या होते हैं? अघोष, सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक वर्ग में कितने जो है कि सघोष होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। प्रत्येक वर्ग में कितना अघोष होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। अब पूछ देगा भाई कि स्पर्श व्यंजन में टोटल कितने
अघोष हैं, तो आप सीधे 2 पच्चे 10, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की चीज है। 2 पच्चे कितना होगा 10, यानी अस्पर्श व्यंजन में टोटल 10 क्या होते हैं, वर्ण अघोष होते हैं, और 5 15 वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि उच्चारण में मात्रा के आधार पर श्वास की जरूरत पड़ती है। तो इसमें एक आता है अल्पप्राण और महाप्राण होता है, 2 भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण क्या है और महाप्राण, इसको समझने के लिए समझ जाइएगा, मैं बता दे रहा हूं। पहला वर्ग जो होता है, पहला यानी पहला, तीसरा और 5वां, ये जो होता है क्या होता है, अल्पप्राण होता है। क्या होता है, अल्पप्राण होता है। जैसे यहां पे हम लिख दिए अल्पप्राण, यहां पे हम महाप्राण, और यहां पे हम लिख दिए अल्पप्राण, और यहां पे महाप्राण, और यहां पे हमने लिख दिया अल्पप्राण। अब इसको समझ लीजिएगा, यानी विषम स्थान वाले जो होते हैं अल्पप्राण होते हैं। जैसे पहला स्थान क क्या होगा, अल्पप्राण होगा, ख क्या होगा, महाप्राण होगा, ग क्या होगा, अल्पप्राण होगा, घ क्या होगा, महाप्राण होगा, और फिर अंगा जो आपका होगा क्या होगा, अल्पप्राण होगा। इसी प्रकार से च अल्प महा अल्प, उसी प्रकार से सब वर्ग के सिस्टमेटिक ढंग है, आप समझ गए होंगे। और जो लास्ट में 5 होते हैं, ये 5 जो वर्ड होते हैं इनको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक, क्योंकि इनका जो होता है उच्चारण जो होता है नाक से होता है। जैसे अब कहा जाए कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है ना, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ये चीज निर्भर करती है। उसमें ऐसे दे सकता है, देखिए इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है, क और नाक, यानी कंठ और नाक से दोनों से उच्चारण स्थान इसका है, ठीक है ना। चाहे मां का पूछ दिया जाए तो आप मां बताएंगे प और नाक से, यानी ओष्ठ और नाक से, क्योंकि यहां पे लिखा गया स्पष्ट इसका उच्चारण स्थान क्या है, म का जो है ओष्ठ है, और यहाँ पे अनुनासिक, यानी दोनों गुण निहित है। अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि बता दीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो दंत से उच्चारण स्थान है और नाक से भी है और जो है कि अल्पप्राण भी है, तो क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये चार्ट बहुत बेसिकली आपके लिए मायने रखेगा। मैंने क्या कहा, एक ऐसे वर्ण का नाम बताइए जिसका उच्चारण स्थान दंत भी है और नासिक भी है और अल्पप्राण भी है, तो कौन सा वर्ण हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो दंत वर्ग में आएंगे, तो दंत वर्ग में मैं क्या कहा, अनुनासिक, यानी नाक से लास्ट न आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे अल्पप्राण भी है, अर्थात ये न हो जाएगा। इस प्रकार से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिकली एक ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब न की बात करें तो कौन कौन से गुण निहित है, तो इसमें देखिए न में ये जो है कि गुण त वर्ग का है, दंत उच्चारण है, अनुनासिक भी है, अल्पप्राण भी है और सघोष भी है, यानी 5-5 गुण इसमें निहित है। तो इन चीजों को समझना बहुत आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए। अगर इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको कमेंट्स में लिख भेज दिएगा और मैं इससे समाधान कर दूंगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। अब इसके बारे में हम आगे जो है अब आप लोगों को अब जो है कि अंतस्थ व्यंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में, ठीक है ना। ये दूसरा का टाइप है, ये दूसरा का टाइप है हम लोगों का अंतस्थ, क्योंकि अस्पर्श व्यंजन हो गया और अस्पर्श व्यंजन के बारे में मैं बता दूं 25 वर्ड हैं, आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। और मैं बताया था अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो है कि 4 वर्ड होते हैं। वो 4 वर्ड कौन से होते हैं, य, र, ल और व होता है। ये 4 वर्ड हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, य, र, ल, व। ये जो है कि अंतस्थ व्यंजन है, इसको जो है कि अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्योंकि अर्धस्वर इसमें जो है कि हमको उच्चारण में जो है कि कम सांस की आवश्यकता होती है और इसमें जो सांस होती है अंदर की हो जाती है। कभी आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आप सामने एक कैंडल जला लीजिए और य, र, ल, व बोलिए, देखिए दीपक के लौ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात सांस जो है कि अंदर की हो जाती है। बाकी वर्ड को जब बोलेंगे तो
तो उसमें जैसे संघासी यानी उसमें व्यंजन होंगे, उसमें दीपक जो है पूछने लगा था, स्पष्ट हो जाएगा प्रैक्टिकली रूप से कि नहीं हाँ अब जो है कि हवा बाहर मेरी आ रही है। जब हवा बाहर आती है तो उसको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो है कि संघासी व्यंजन आता है। तो पहले इसको हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अंतस्थ कितने वर्ड हो गए, 4 हो गए, इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। और जान जाइएगा कि यह जो होता है इसका उच्चारण स्थान जो होता है तालु होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या होता है, तालु होता है। और इसका जो है द का जो होता है वो जो है कि मसूड़ा होता है, या दंत मूल जिसे हम कह सकते हैं, दंत मूल कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ल जो होता है ए भी यही सेम टू सेम होता है, दंत मूल भी होता है ए भी, अर्थात मसूड़ा भी कहीं कहीं देता है, और उसको ध्यान देंगे। और जो ओष्ठ होता है दंतोष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ के दोनों के मिलने से होता है, समझ लीजिएगा। तालु य का जो उच्चारण स्थान है तालु से है, और जो है कि र का जो है कि दंत मूल से है, और जिसे मसूड़ा भी कह सकते हैं। ल का उच्चारण दंत मूल है, और वो का क्या है, दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ से होता है। और एक चीज जान जाइए, इस चारों जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन के, ये चारों जो होते हैं वर्ड जो है कि सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष। और इसमें जो है कि अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण। ऐसे समझ लीजिए एकदम बिल्कुल एक लाइन में, समझ गए ना। यह भी क्या है, सघोष है, र भी सघोष है, ल भी सघोष है, और वह भी सघोष है। और तीन चारों जो है कि अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। क्या इसको बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। क्या होते हैं, सब अघोष होते हैं, सघोष होते हैं, और अल्प प्राण के अंतर्गत ये आते हैं। इसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट जो होता है, वो आता है उष्म व्यंजन। क्या आता है, उष्म व्यंजन, जिसे हम लोग नाम देते हैं संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। उष्म व्यंजन का मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि उष्मा, क्या हो, उष्मा। अतः संघर्षी मतलब घर्षण करना। जिस प्रकार से हम लोगों जब ठंडी लगती है तो हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो उष्मा निकलता है, यानी हाथ में गर्मी होता है, इसका मतलब उष्मा उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार से जब मुख के अन्य भाग और हवा के घर्षण होता है, जिस वर्ड के उच्चारण में मुख के क्या है, मुख और हवा के बीच जो है कि वायु के बीच जो बाहर आती है, मैं बताया ना अभी कि कैंडल जलाने पर हवा बाहर आती है इसमें, तो जब उसमें घर्षण होता है तो घर्षण होने के पश्चात उष्मा इसी आधार पे समझ सकते हैं। तो कौन कौन से वर्ड है, तो उसको हम जानते हैं कि वर्ड जो है हमारे बड़ा सा, और जो है कि थोड़ा सा, इसके बाद छोटा सा, इसके बाद ह, यानी तीनों स और ह, ये 4 जो होते हैं क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। और ये जो जानते हैं आप लोग कि इनका जो उच्चारण स्थान है, समझिएगा, इसका जो उच्चारण स्थान है, इसका जो है कि बड़े वाले स का तालु से होता है, इसका जो एक मूर्धा है, और इसका जो है कि दंत है, ठीक है ना। और ह का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। कंठ से इसका उच्चारण ह, देखिए आप उच्चारण करेंगे खुद आएगा। और देखिए इस स का उच्चारण स्थान सही ना होने के कारण जो बहुत से सारी समस्याएं आ जाती हैं, समझ रहे हैं ना। उच्चारण सही से नहीं होने पे अशुद्धियां होती है हिंदी में, तो उच्चारण सही होना चाहिए। अर्थात बड़े वाले स का जीभ जाके तालु में टकराता है, जैसे बोलेंगे श। इसका मूर्धा, मूर्धा मतलब हो गया, और मूर्धा मतलब हो गया कि तालु और दांत के बीच का जो ऊपरी भाग है उसको हम लोग नाम देते हैं मूर्धा। यानी इसमें थोड़ी जीभ क्या करेगी, थोड़ी तालु से और आगे आएगी, तो उसको हम लोग उच्चारण श। आज इसमें जो है कि दंत जो है, जीभ जो हमारी जीभ है दांत में सटती है, अर्थात स। और ह का उच्चारण कंठ से होता है। समझ गए होंगे आप लोग कि तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग, अगर सही से उच्चारण किया जाए तो हमारा जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आती है इसके बाद कि अब ये तो, अब देखिए समझिए, अब देखिए ये तीनों जो होते हैं, ये चारों जो होते हैं, ये चारों को ध्यान से समझ लीजिएगा। चारों जो होता है इसमें जो है कि सभी जो है कि महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं चारों। ध्यान दीजिएगा, स श श ह, ये चारों क्या होते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और लेकिन समझिएगा हाई जो 3 है, ये जो होता है क्या होता है,
ये जो तीनों होते हैं ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और ये जो ह होता है, ह किसके अंतर्गत आता है? सघोष के अंतर्गत आता है, सघोष के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, ये तो चारों एकदम सेम टू सेम थे, सघोष और अल्पप्राण, लेकिन ये जो है कि महाप्राण में आते हैं तीनों और अघोष में आते हैं। बाकी जो ह का उच्चारण स्थान होता है सघोष है, यानी हम कह सकते हैं चारों जो एक महाप्राण है, लेकिन ह जो होता है वो सघोष में होता है, बाकी ये अघोष में होता है। ठीक है ना? तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका कैसे है। तो अब आप लोग समझ गए कि मैं 33 वर्णों को व्यंजन के बारे में बात कर लिया हूं, क्योंकि 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 क्या हो गया? उष्म व्यंजन अर्थात संघर्षी व्यंजन। टोटल आप काउंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33, यानी यही हमारे हिंदी वर्णमाला में 33 जो है कि क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है ना? समझ गए आप लोग बात? कोई अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे और चीजों के बारे में। जैसे अभी हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, कैसे उसका, भाई हम लोग तो अभी तक बचपन से पढ़ते हैं ना कि 36 होते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े हुए, आपका सिलेबस बड़ा हुआ, तो आपको पता चला कि नहीं 36 तो हमने पढ़ा था मेंटल में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए इसको कितने भागों में डिफाइन कर दिया गया, लेकिन हम लोग तो पहले रटते थे, लेकिन हम लोग लिखते थे एक लाइन में 5 ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब सिस्टमेटिक कितना है, सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है कि भाई एकदम 5-5 की लाइन दिया गया है, नीचे 4-4 की कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इसमें विज्ञान भी छिपा है, यानी बहुत बारीकी से क्रमबद्धता इसमें लाई गई है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोग व्यंजन के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में? संयुक्त व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? संयुक्त व्यंजन के। मूल हमारे हो गए, अब जो है उसको अब जो संयुक्त व्यंजन है उसको मूल व्यंजन में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उसका नाम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब कंपाउंड, मतलब 2 व्यंजन उसमें जुड़े होंगे। तो भाई तो नियम का फॉलो नहीं कर रहा है कि व्यंजन है वो, नहीं, उसमें 2 व्यंजन है। तो उसको हम समझेंगे कैसे हम पढ़ना है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? संयुक्त व्यंजन के बारे में। ठीक है ना? ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वीडियो में भी पूछ चुका है, पुलिस में भी पूछ चुका है, टेट में भी पूछ चुका है कि क्या संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या है और उसमें कौन कौन से वर्ण निहित हैं। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो इनकी भी संख्या हमारे पास 4 है। ठीक है ना? इसकी भी संख्या हमारे पास 4 है। और कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है तो मैं लिख दे रहा हूं, 6 ज्ञा और श्र। ठीक है ना? ये जो है हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। अब समझिएगा, संयुक्त व्यंजन में पूछ देता है कि 6 किन वर्णों के योग से बना है। चाहे पूछ देगा कि 6 का पहला वर्ण कौन सा है, तो हम लोग जनरली बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जनरली आप निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे आप लोग पढ़े होंगे 36 का वर्ड मीनिंग क्या होता है? KSH होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो अब इसका मतलब समझिए, K से हो गया आधा क, और इसमें कौन सा हो जाएगा? खतखोड़ा वाला श। क्या हो जाएगा? खतखोड़ा वाला श हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया श का वर्ड मीनिंग। अर्थात 6 में 2 वर्ड कौन कौन से है? पहला आधा का और फिर खतखोड़ा वाला श मिलके क्या किसका निर्माण हुआ है? 6 का। समझ गए ना? तो का है, इसका हम वर्ड मीनिंग लिखते हैं टी या लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से क्या किसका होता है? तो का होता है, तो आधा त हो गया और यहाँ पे र हो गया। ठीक है ना? इसी प्रकार से हमारा जो अगला होता है उसका होता है ज्ञा, यानी इसमें जो होता है ज होता है और इया होता है। क्या होता है? ज होता है आधा और इया होता है। ठीक है ना? और स्र का होता है, इसमें जो है कि बड़ा वाला स और इसमें र। ठीक है ना? ये जो है कि इन से मिलके बना है। समझ गए ना? तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है कि 6 का पहला वर्ड कौन सा है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, भाई 6 में वर्ड कौन सा पहला? कुछ नहीं है, आप समझिए पूछने का तरीका क्या है। तो पहला वर्ड इसमें क्या आ रहा है? क आ रहा है। और ऑप्शन में क्या दे देगा जानते हैं? क दे देगा, हलन दे देगा, फिर पूरा क दे देगा, फिर 6 दे देगा, फिर ए वाला 6 दे देगा। ठीक है ना? तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा होगा। पहला पूछा है, अब ये तो 2 कंफ्यूज कर देगा यही आपको। तो आपको पहला वर्ड हमेशा हलंत होता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जब भी पढ़ेंगे KSH, यानी जब पूरा, मैं पहले ही बताया ना कि व्यंजन में कौन सा वर्ड है?
आपका हर व्यंजन में अ छिपा होता है, तो जहां अ पूरा रहेगा वहां पे ए आ जाएगा बीच में, ठीक है ना। लेकिन यहां पे नहीं आ रहा, देख रहे हैं के और यस के बीच में ए है क्या, नहीं है, इसका मतलब अ यहां पे अनुपस्थित है, इसलिए क्या होगा, हलंत लगेगा, ठीक है ना, इसलिए क्या लगेगा, हलंत लगेगा। तो ये आपका गलत होगा, आप इसको सही कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पूछ दिया है तो आप इसको ध्यान में, कभी काल के ऐसे भी कर देता है, ध्यान दीजिएगा, कभी काल के जैसे ऐसे भी कर देगा, क हलंत श हलंत प्लस अ, ए भी सही है, ए भी सही, इसमें भी कोई डाउट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखिए मैं पूरा सा लिखा हूं, ये पूरा सा है, अगर इसको अगर हलंत करेंगे तो अ जुड़ जाएगा तभी होगा, क्योंकि ये तो ध्वनि वर्ड हो गया ना, व्यंजन तो हुआ नहीं, ठीक है ना। तो अब इस चीज को आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है, कौन से कौन, छ त्र ज्ञ अ श्र है, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या जो होती है 2 होती है, क्या होती है, 2 होती है, ड बना के नीचे बिंदी होता है और ढ बना के बिंदी होता है, ठीक है ना। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जो इसका जो गुण है निहित है, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ये मूर्धा से उत्पन्न है, मूर्धन्य से, अर्थात मूर्धा से, ध्यान दीजिएगा, मूर्धन्य, ठीक है ना, मूर्धन्य से है। और इसमें जो गुण निहित है ये जो है सघोष है और जो है अल्प प्राण है, क्या है, अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। क्या होता है, मूर्धन्य होता है, मूर्धा से उसका उच्चारण स्थान है, सघोष होता है और क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है ना। इसके बाद सेम टू सेम इसका जो होता है, इसका भी उच्चारण स्थान वही है, मूर्धन्य है, ठीक है ना, मूर्धन्य है। और इसके बाद जो है सघोष है, ये भी सघोष है, और ये जो होता है महाप्राण आता है, महाप्राण में अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, दोनों में अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है कि ड है वो क्या है, अल्प प्राण है, और ढ जो है महाप्राण है, क्योंकि अब यहाँ पे इतने अंतर है और कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों जो एक मूर्धन्य सघोष है और जो है कि मूर्धन्य भी है, सघोष भी है, मूर्धन्य भी सघोष है, पर यहाँ पे महाप्राण है और यहाँ पे अल्प प्राण है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं आप लोगों का, एक उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। इसका मतलब हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी मूर्धन्य का मतलब ये हो गया ना कि आपकी जीभ तालु और दंत के बीच जो मसूड़ा वाला भाग है, तालु और दंत के बीच जो मसूड़ा वाला भाग है, उसके बीच जाके झटके से टकराता है, क्या कहता है, झटके से जहां टकराए वहां पे जो ध्वनि उत्पन्न होती है ड और ढ के होती है, ठीक है ना। इसमें कोई संदेह तो नहीं होना चाहिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए।